हेलो फ्रेंड्स। आज हम आपको पर्यावरणीय नैतिकता के ऊपर एक निबंध बताने जा रहे हैं। ये कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो पर्यावरणीय नैतिकता 1970 के दशक की शुरुआत में उभरी, जब पर्यावरणविदों ने दार्शनिकों से पर्यावरणीय समस्याओं के दार्शनिक पहलुओं पर विचार करने का आग्रह करना शुरू किया। पर्यावरणीय नैतिकता मानवता और गैर मानवीय दुनिया के बीच नैतिक संबंधों पर विचार करती है। 2000 से अधिक वैज्ञानिकों के एक समूह, यूनियन ऑफ कंसर्न्ड साइंटिस्ट, ने निष्कर्ष निकाला है कि जलवायु परिवर्तन विवाद जलवायु परिवर्तन विवाद से परे है और हमारे से ही हमारे पर्यावरण को बदल रहा है, और पहले से ही हमारे पर्यावरण को बदल रहा है। पर्यावरणीय अस्थिरता सार्वजनिक स्वास्थ्य और कल्याण के लिए हानिकारक है। यह पेपर पर्यावरणीय चिंताओं का समर्थन करने के लिए नैतिक सिद्धांतों को लागू करने का प्रयास करता है और पृथ्वी के पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए नैतिक आधार प्रदान करता है। तो एक्चुअली में 1970 के आसपास पर्यावरणविदों को ये लगा कि जो समस्या पर्यावरण की आ रही है, उसमें हमें अब सपोर्ट लेने की जरूरत है फिलोसफर्स की, दार्शनिकों की, कि कुछ ऐसे चीजें बनाएं जो कि लोग उसको फॉलो करें और जिससे कि हमारा पर्यावरण बचे। लेकिन उसमें से कुछ हजार 2000 साइंटिस्ट ऐसे भी थे जो ये मानते थे कि ये जलवायु परिवर्तन शुरू से ही हो रहा है और इसमें लोगों का कोई लेना देना नहीं है। पर बाद में ये महसूस हुआ कि नहीं, इसमें इंसान को ही आगे कदम उठाना होगा, क्योंकि ज्यादातर समस्याएं इंसान के प्रकृति के दोहन से संबंधित है। तो इस ऐसे में यही आगे बताएं। यह लेख पर्यावरण दार्शनिकों के बीच सर्वसम्मति का दस्तावेजीकरण करता है, जैसा कि कीवर्ड द्वारा लेखों, वेबसाइट और पुस्तकों के बीच सर्वेक्षण के माध्यम से प्रदान किया। संश्लेषण डेटा द्वारा दिया गया है। पर्यावरण नैतिकता, स्वास्थ्य और संकट। यह क्षेत्र पर्यावरणीय स्थिरता और मानव कल्याण के संबंध में बड़ी संख्या में मानव विज्ञान विषयों पर संपूर्ण महत्वपूर्ण प्रभाव डालने लगा। पर्यावरणीय नैतिकता प्रकृति के साथ मानव अहंकार की पहचान की संभावना पर ध्यान केंद्रित करती है, जिसका अर्थ है कि बड़ा पारिस्थितिक आत्म भी सम्मान करता है। पर्यावरणीय नैतिकता प्रकृति को शामिल करने के लिए नैतिकता की सीमाओं का विस्तार करती है और मानव कल्याण सुनिश्चित करने के लिए इसकी स्थिरता पर विचार करती है। यह अध्ययन मुख्य रूप से पर्यावरणीय नैतिकता के संक्षिप्त इतिहास और क्षति के विरुद्ध इसकी सुरक्षा पर जोर देता है। पर्यावरणीय परिवर्तन और चरम मौसम की घटनाओं के साथ साथ प्रजातियों में अंतर और बीमारियों की वृद्धि को छिपाना असंभव है, और इसे अनदेखा करना भी असंभव होना चाहिए। तो इसमें ये बता रहे हैं कि पर्यावरण का के ऊपर जो असर पड़ रहा है पॉल्यूशन के कारण है, या हम नेचुरल रिसोर्सेज को बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, उसके कारण जो असर पड़ रहा है, अब उसको हम छिपा नहीं सकते। वो बीमारियां जो लोगों में आ रही हैं, या हमारे मौसम में जो बदलाव आ रहा है, जिसके कारण हर साल बहुत ज़रूरत से ज़्यादा बारिश होती है या बहुत ज़्यादा सूखा पड़ता है, अब इन चीज़ों को छिपाया नहीं जा सकता। इनको फेस करना पड़ेगा और इनके समाधान के बारे में सोचना होगा। ये इस पैरा में बताएं। तो इन परिवर्तनों की विभिन्न रूपों से जुड़ी स्वास्थ्य गिरावट जारी है। यह पर्यावरण न्याय के बारे में महत्वपूर्ण मुद्दे उठाता है। एनवायरमेंटल एथिक्स या एनवायरो एथिक्स या पर्यावरण नैतिकता, ईई जिसे हम कहते हैं, एनवायरमेंटल एथिक्स, पर्यावरण दर्शन का एक हिस्सा है जो कि नैतिकता की पारंपरिक सीमाओं को केवल मनुष्यों को शामिल करने से लेकर गैर मानव दुनिया को शामिल करने तक विस्तारित करता है। यह स्थिरता और मानव कल्याण के संबंध में धर्मशास्त्र, कानून, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, पारिस्थितिकी और भूगोल सहित कई मानव विषय विज्ञान विषयों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालने लगा है। तो ये इन्वायरमेंटल एथिक्स मनुष्य और गैर मानव, पृथ्वी, जल, हवा, ये सब जो गैर मानव है, या
बायोलॉजिकल एंड नॉन बायोलॉजिकल, इन दोनों को मिला के पर्यावरण की बात होती है। दोनों को अलग करके हम पर्यावरण में कोई सुधार नहीं कर सकते। इसीलिए इसमें कई सारे सब्जेक्ट इन्वॉल्व होते हैं। धर्मशास्त्र, कानून, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, पारिस्थितिकी, भूगोल, ये सभी, क्योंकि बायोलॉजिकल एंड नॉन बायोलॉजिकल दोनों चीजों को हमें इसमें जोड़ना होगा। तो इन्वायरमेंटल एथिक्स और उसकी सामग्री के साथ मनुष्य के नैतिक संबंध का अध्ययन करना कहते हैं। पारंपरिक पश्चिमी नैतिक विचार मानव केंद्रित या मानव केंद्रितवादी है, केवल मनुष्य को ब्रह्मांड के केंद्र में रखता है। इसलिए अस्तित्व में मौजूद हर चीज का मूल्यांकन हमारे लिए उसकी उपयोगिता के आधार पर किया जाना चाहिए। सभी पर्यावरण अध्ययनों में गैर मानव प्राणियों के आंतरिक मूल का आकलन शामिल होना चाहिए। तो ज्यादातर जो मान्यता है, पश्चिमी मान्यता है, वो इंसान को सर्वप्रथम रखता है, प्रकृति को बाद में रखता है। उसका मानना है कि इंसान के लिए ही प्रकृति बनी है और हम चाहे जैसा उसका दोहन करें। पर बाकी की दुनिया ऐसा नहीं मानती है, और हमें मानव के अतिरिक्त जो भी चीजें हैं, गैर मानव प्राणियों के बारे में भी सोचना चाहिए। इसीलिए पर्यावरण दर्शन की एक शाखा के रूप में एनवायरमेंटल एथिक्स ईई मानवता और गैर मानवीय प्रकृति के बीच वास्तविक और संभावित नैतिक संबंधों पर विचार करता है। भविष्य की पीढ़ियों, अन्य प्रजातियों और यहाँ तक कि प्राकृतिक दुनिया की निर्जीव पहलुओं के प्रति हमारे दायित्व जैसे प्रश्नों पर विचार करना इस क्षेत्र के द्वारा प्रश्न जांचे गए प्रश्नों में से। तो हमारा उद्देश्य यहाँ पे क्या है? या ऐसे या पेपर पर्यावरण संबंधी चिंताओं का समर्थन करने के लिए पारंपरिक नैतिक सिद्धांतों को लागू करने का प्रयास करता है, या पृथ्वी के पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए नैतिक आधार प्रदान करता है, और एनवायरमेंटल इथिक्स दैट इज ईई के क्षेत्रीय परिदृश्य का वर्णन करता है। इस ईई दैट इज एनवायरमेंटल एथिक्स का शैक्षणिक क्षेत्र जो कि रासेल कॉर्सन ने बताया था, वो क्या है? जैसे कि वैज्ञानिकों की काम करना, और 1970 में पहली बार पृथ्वी दिवस जैसी घटनाओं के जवाब में विकसित हुआ। तो पर्यावरणविद बहुत सालों से काम करते आए थे, पर 1970 में ये धारणा पैदा हुई, ये जरूरत पैदा हुई कि अब इसमें हमें दार्शनिकों की सहायता लेनी पड़ेगी। तो 1970 में ये ऐसा महसूस हुआ, जब पर्यावरणविदों ने दार्शनिकों से पर्यावरणीय समस्याओं के दार्शनिक पहलुओं पर विचार करने का आग्रह करना शुरू किया। और इसी के फलस्वरूप 22 अप्रैल को मनाया जाने वाला पृथ्वी दिवस पृथ्वी के पर्यावरण के प्रति जागरूकता और प्रशंसा को प्रेरित करने के लिए बनाया गया एक दिन है। तो याद रखिए, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, और इसकी शुरुआत 1970 में रैसल कार्लसन और अन्य वैज्ञानिकों के सहयोग से हुआ, जब पर्यावरण विदों ने दार्शनिकों से अनुरोध किया कि इस समस्या के समाधान के लिए आपको आगे आना। तो लोगों को जागरूक करने के लिए सबसे पहले ये 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाने। संकट की संभावना की ओर ध्यान आकर्षित करने वाले सुलभ कार्यों में रैसल कार्लसन का साइलेंट स्प्रिंग नामक एक बुक बहुत फेमस हुई थी। और अभी हाल ही में डिस्कवर मैगजीन में ये प्रकाशित हुआ है कि साइलेंट स्प्रिंग को अब तक की 25 महानतम विज्ञान पुस्तकों में से एक नामित किया गया। साइलेंट स्प्रिंग ये रैसल कार्लसन ने 70 के दशक में लिखी थी, और इसमें ये बताया गया था कि कैसे हमारा अ, जो प्रकृति है साइलेंट, शांत हो गया। क्यों? क्योंकि पॉल्यूशन, स्पेशली जो पेस्टिसाइड होते हैं, उनके कारण बहुत सारे जीव नष्ट हो गए हैं, खत्म हो गए हैं, उनकी जातियां खत्म हो गई, स्पीशीज खत्म हो गई हैं। अब बटरफ्लाई कम नजर आती हैं, पहले ज्यादा नजर आती थी। इसी तरह से बहुत सारे एनिमल्स हैं। तो इन्हीं एनिमल्स का गायब होने को ही साइलेंट बोला गया है, साइलेंट स्प्रिंग। कि अब मौसम तो आता है, फूल तो खिलते हैं, पर वो एनिमल्स नहीं नजर आते हैं। तो ये पुस्तक अब तक की 25 महान तक पुस्तकों से एक है। तो निष्कर्ष फाइनली क्या निकला, इसकी बात करते हैं
कि एनवायरमेंटल एथिक्स का शैक्षिक क्षेत्र तब विकसित हुआ जब दार्शनिकों ने पर्यावरणीय समस्याओं के दार्शनिक पहलुओं पर विचार करना शुरू किया। 1970 के दशक में एनवायरमेंटल एथिक्स निरंतर अकादमिक दार्शनिक चिंतन का विषय बन गया। मानव केंद्रित दृष्टिकोण से हर चीजों का हमें आगे बढ़ाने के लिए उनकी उपयोगिता के संदर्भ में गलत मूल्यांकन करते हैं। तो यहाँ बताया गया कि मानव केंद्रित दृष्टिकोण से हम चीजों को आगे बढ़ाने के लिए गलत तरीके से मूल्यांकन करते हैं और प्रकृति का महत्व बहुत कम कर देते हैं और महत्व हम सिर्फ मानव का रखते हैं। तो मनुष्य वास्तविकता के केंद्र में है। तो मानव केंद्रित जो थ्योरी है उसमें मनुष्य वास्तविकता के केंद्र में है और उनका ऐसा होना सही है, ऐसा वो लोग ऐसा मानते हैं। तो एनवायरमेंटल एथिक्स को पता चला कि हर चीज का एक अद्वितीय मूल्य होता है और गैर मानवीय पर्यावरण के साथ साथ मानव का भी आंतरिक मूल्य होता है। कोई भी एक अनुशासन उन निगाहों का पूर्ण स्वामित्व का दावा नहीं कर सकता है जिनका हम अब आधुनिक पर्यावरणीय संकट की उत्पत्ति और पर्यावरणीय समस्याओं और सामाजिक अन्याय के बीच संबंध के बारे में सामना कर रहे हैं। और यह भी कि मनुष्य को खुशी और कल्याण के संबंध में प्राकृतिक पर्यावरण से कैसे संबंधित होना चाहिए। इन समस्याओं का सामना करने में दार्शनिकों और प्रकृति और सामाजिक वैज्ञानिकों दोनों के बीच सहयोग और तालमेल के महान अवसर होने की संभावना। अंत में दिन प्रतिदिन की गैर मानव केंद्रित सोच वाला व्यक्ति उस गैर मानवीय वातावरण के प्रति अधिक सौम्य व्यवहार करता है जिस पर उसकी भलाई या गैर मानव केंद्रित सोच को प्रोत्साहित करने का कारण प्रदान करेगा। तो अंत में निष्कर्ष ये निकला कि हमें मानव केंद्रित ना होके गैर मानव केंद्रित होना चाहिए, जिससे कि हम प्रकृति का ज़्यादा भला कर सकें, अच्छा कर सकें। अंत में प्रकृति हमें रिज़ल्ट उसी का देती है। तो दोस्तों, ये एनवायरमेंटल एथिक्स पर्यावरणीय नैतिकता या पर्यावरणीय नीति शास्त्र पर एक लेख है, एक निबंध है। पसंद आया हो लाइक करें, सब्सक्राइब। धन्यवाद।